हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा आधुनिक भारत का सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह जो है वो पहुँच करके भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज करता है। और इस खोज के माध्यम से विभिन्न यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत की यात्रा करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वास्को डिगामा का सहयोग किसने किया था। तो वास्को डिगामा का सहयोग जो है वो भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद के द्वारा किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आप कंपनियों के आगमन के क्रम का। तो कंपनी के आगमन का क्रम की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो है वो पुर्तगाली कंपनी आता है जो कि 1498 ईस्वी में आता है। दूसरा आता है डच जो कि 1595 में आता है। तीसरा आता है अंग्रेज जो कि 1600 ईस्वी में आता है। और चौथा आता है फ्रेंच जो कि 1664 ईस्वी में आता है। कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? काफ़ी आसान है याद करना। आप याद कर सकते हैं PDAF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। उसके बाद इसी तरह से आप वर्टिकली याद कर सकते हैं 1498, 1595, 1600, 1664। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे कंपनियों के स्थापना का क्रम। ये कंपनी भारत के अंदर तो आते हैं, लेकिन भारत में कंपनी कब स्थापित करते हैं और कब व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाली जो है वो 1498 में आते हैं और 1498 में ही भारत में कंपनी की स्थापना करते हैं। वहीं देखिए फ्रेंड्स, आने के क्रम में जो डच था वो ऊपर था, लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में अंग्रेज जो है वो ऊपर हो जाएगा और डच जो है वो नीचे हो जाएगा। अंग्रेज जो है वो 1600 में कंपनी की स्थापना करती है, वहीं डच जो है वो 1602 में कंपनी की स्थापना करती है। वहीं फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करती है। फ्रेंड्स, कंपनी की स्थापना करने के बाद ये भारत में अपना अपना व्यापारिक कोठी भी खोलती है। तो बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां जो है वो अपना व्यापारिक कोठी खोलती है। तो पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले 1503 ईस्वी में कोचीन में व्यापारिक कोठी खोलती है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कोचीन जो है वो केरला के अंतर्गत आता है और भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। और आपको तो पता ही है कि वास्को डिगामा भी पश्चिम दिशा में कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो वहाँ से आप पश्चिम दिशा से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि कोचीन भी केरला में ही है और कालीकट भी केरला में ही है। वहीं अंग्रेजों का बात करें तो इसका पहला व्यापारिक कोठी जो है वो 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हालांकि ये व्यापारिक कोठी जो है वो पूरा नहीं हो सका और आगे चल के 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा नई व्यापारिक कोठी बनाया जाता है और फिर जो है वो 1613 ईस्वी में सूरत का जो व्यापारिक कोठी है वो पूरा हो जाता है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स डच का, तो डच जो है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित करती है। वहीं फ्रांसीसियों की बात करें तो ये भी 1668 ईस्वी में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करती है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं ये डेट को और साथ में ये जो व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ स्थापित हुई ये सब को। देखिए फ्रेंड्स, 1608 ईस्वी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरत में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, परंतु यह पूरा नहीं हो पाता है किसी कारणवश। अंततः ये जो है वो 1613 में पूरा होता है और इससे पहले जो है 1611 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित कर लिया जाता है अंग्रेजों का द्वारा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विभिन्न यूरोपीय कंपनी और उनके कौन कौन से गवर्नर रहे हैं। तो पहला पुर्तगाली कंपनी के विषय में देखते हैं। पुर्तगाली कंपनी की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है वो 1503 ईस्वी में स्थापित होती है और इसका पहला गवर्नर जो है वो अल्मोड़ा होता है, फ्रांसिस दी अल्मोड़ा। और इसका शासनकाल जो है वो भारत के अंदर 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहता है। देखिए, यह पहला वाइसराय था और इसने इसका कार्य की बात करें तो यह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रेंड्स पुर्तगालियों का, इस पॉलिसी के तहत पुर्तगालियों का हिंद महासागर के ऊपर अधिकार करना मुख्य उद्देश्य था। बात करते हैं फ्रेंड्स अगला गवर्नर का, अगला वाइसराय का। तो अगला वाइसराय को देखें फ्रेंड्स, तो अगला जो वाइसराय है वो है हमारा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा पर जीत हासिल की थी। फ्रेंड्स, ये 1510 ईस्वी में गोवा से जीतता है, लेकिन सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में
ये गोवा जो है वो पुर्तगालियों से आज़ाद होता है। वहीं बात करें राजधानी का, तो ये जो है वो कोचीन से अपना शासन चलाता है। अंतिम गवर्नर जो होता है पुर्तगालियों का वो होता है नीनो डी कुन्हा, और इसकी राजधानी जो होती है वो गोवा होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें फ्रेंड्स पुर्तगाली के कौन कौन से गवर्नर हुए। तो पहला कौन सा हुआ, फ्रांसिस द अल्मोड़ा। दूसरा कौन सा हुआ, अल्बुकर्क। तीसरा कौन सा हुआ, नीनो डी कुन्हा। पहला का काम क्या रहा फ्रेंड्स, तो पहला का काम है ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा का काम क्या रहा फ्रेंड्स, तो दूसरा का काम रहा 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय। और तीसरा का काम क्या रहा, तो इसने अपनी राजधानी जो है वो गोवा को बनाया। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों के विषय में। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेज़ जो है वो 1600 में कंपनी की स्थापना करते हैं और 1608 ईस्वी में अपना व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये सूरत के अंदर जो है वो 1608 ईस्वी में खोलते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ प्रथम से ये आज्ञा पा करके, अधिकार पत्र पा करके पूरब के देशों में व्यापार करना प्रारंभ करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से अंग्रेज़ जो है वो भारत की यात्रा पर आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है, ताकि अंग्रेज़ों के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ आरक्षण दिला सके। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स दूसरा जो है वो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत बनकर के सर टॉमस रॉ आता है, वो भी जहांगीर के दरबार में आता है। हालांकि ये दोनों कुछ अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं। अंततः 1632 ईस्वी में जो है वो अंग्रेज़ों को 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो सुल्तान होते हैं उन्हें सुनहरा फरमान देते हैं, और इस सुनहरा फरमान के तहत जो है वो अंग्रेज़ 500 पेगोडा वार्षिक कर दे करके गोलकुंडा के सुल्तान को गोलकुंडा के क्षेत्र से, गोलकुंडा का जो बंदरगाह था वहाँ से व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज़ के इतिहास में से सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें 1717 ईस्वी का, तो 1717 ईस्वी में उत्तर मुगल काल के एक प्रमुख शासक फर्रुख सियर जो है वो सर जॉन सरमन को एक सुनहरा ये भी छूट देते हैं कुछ, और इस छूट को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इस छूट के तहत क्या था फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं इस छूट के तहत 3000 रुपया वार्षिक कर दे करके, 3000 रुपया का मात्र टैक्स दे करके अंग्रेज़ जो है वो बंगाल से मुक्त व्यापार कर सकते थे। वहीं 10,000 रुपया का टैक्स दे करके ये सूरत से फ्री में व्यापार कर सकते थे। और साथ में इनको क्या अधिकार पत्र मिला, तो बम्बई के सिक्के जो है पूरे देश में चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंग्रेज़ के कुछ और कार्यों को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच में 1688 ईस्वी में युद्ध होता है, और जिसके पश्चात दोनों के मध्य में संधि हो जाता है, और संधि होने के बाद अंग्रेज़ों को यहाँ पे रहने का अवसर मिल जाता है। उसके बाद बात करें 1661 ईस्वी की, तो 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन का एक राजकुमार होता है, वहीं कैथरीन जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी होती है, इन दोनों के बीच में विवाह हो जाता है। और विवाह होने के उपरांत जो है वो पुर्तगाल को दहेज के स्वरूप में क्या मिलता है, तो बम्बई मिल जाता है दहेज के स्वरूप में। और अंततः जो चार्ल्स द्वितीय है वो 1668 ईस्वी में 10 पाउंड का किराया लेकर के, वार्षिक किराया लेकर के बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है, ताकि ये यहाँ से फ्री में व्यापार कर सके। अंग्रेज़ का कुछ कार्य को और देखें फ्रेंड्स, तो ये भारत में सर्वाइव करने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण करती है। पहला, ये आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा फ्रेंड्स कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो कहाँ पे है, तो मद्रास के अंदर। फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पे है, तो कलकत्ता के अंदर। फोर्ट लुई कहाँ पे है, तो पांडिचेरी के अंदर। वहीं फ्रेंड्स डचों की बात करें तो इसका पहला जो गवर्नर होता है वो होता है कॉर्नेलियस हॉटमैन, जिसका शासनकाल 1595 से लेकर के 96 तक रहता है। बाद में 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज़ों और डचों के बीच में, और इस युद्ध में डचों का सुपड़ा साफ हो जाता है। बाद में जैसे कि फ्रेंड्स पुर्तगालियों ने भारत के मसालों को यूरोप में पहचान दिया, उसी प्रकार से ये जो डच हैं वो भारतीय वस्त्रों को यूरोप में पहचान देते हैं। वहीं फ्रेंड्स इसके आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और कंपनियों की। तो डेनमार्क की कंपनी की बात करें तो ये 1616 ईस्वी में आती है और तंजौर में अपना
व्यापारिक कोठी स्थापित करती है। और साथ में स्वीडिश कंपनी का बात करें तो ये 1731 में आती है। वहीं अगला व्यापारिक कंपनी बात करते हैं फ्रेंड्स फ्रांस का, जो कि 1664 में आती है और 1668 में अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है वो स्थापित करती है। फ्रांसीसी कंपनी कब आई थी फ्रेंड्स? उस समय जो है फ्रांस के अंदर लुई 14 का शासन चलता था। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के विषय में जानते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना होता है। इसके 4 वर्षों के बाद 1668 ईस्वी में ये सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी बनाती है। फिर 1669 ईस्वी में ये अपना अगला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में बनाती है और 1673 ईस्वी में ये पांडिचेरी को जीतती है और 1674 ईस्वी में ये चंद्रनगर को जीत लेती है। ये 1673 ईस्वी में पांडिचेरी को जीतती है फ्रेंड्स, और ये सबसे अंतिम 1954 में इसे छोड़ती है और ये भारत को सौंप देती है। जिस तरह से गोवा जो है 1961 ईस्वी में भारत को सौंपा गया था, उसी प्रकार से फ्रांस जो है वो 1954 ईस्वी में भारत को सौंपा गया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कुछ होने वाले युद्ध। तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कुल जो है वो 3 युद्ध होते हैं और ये तीनों युद्ध जो है वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से युद्ध रहे। तो देखिए युद्ध है पहला आपका, दूसरा काल कब हुआ, तीसरा युद्ध का कारण क्या रहा और युद्ध की समाप्ति के लिए कौन सी संधि हुई और इस युद्ध की विशेषता क्या रही। तो 3 युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अब बात करते हैं काल का फ्रेंड्स। तो काल को हम लोग देखते हैं, पहला जो है वो 1746 से 48 तक रहा, दूसरा 1749 से 54 तक रहा, तीसरा 1756 से 63 तक रहा। याद कर सकते हैं 1746 से 48, 1749 से 54 और 1756 से 63। पहला 2 वर्ष तक चला, दूसरा 5 वर्ष तक चला और तीसरा 7 वर्ष तक चला। अब बात करते हैं कारण के विषय में। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसका कारण रहा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के। एक्चुअली के अंदर फ्रेंड्स ये जो फ्रेंच और अंग्रेजी गुट है वो एक तरफ हैदराबाद का सपोर्ट कर रही थी और एक तरफ कर्नाटक का सपोर्ट कर रही थी, तो दोनों को लेकर के यहाँ पे युद्ध संपन्न हो जाता है। वहीं तीसरा कर्नाटक युद्ध का बात करें तो ये सप्तवर्षीय युद्ध के कारण होता है। अब संधि देखते हैं, पहला जो है वो एला-सापेल के संधि द्वारा युद्ध समाप्त होता है, दूसरा पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है और तीसरा पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। आप याद कर सकते हैं एला-सापेल, पांडिचेरी और पेरिस। और ये संधि कब कब होता है? तो जिस वर्ष युद्ध समाप्त होता है, जैसे देखिए 1748 में समाप्त हुआ तो 1748 में संधि भी होगा। 1754 में युद्ध समाप्त हुआ तो उसके 1 वर्ष के बाद 1755 में हमारा संधि हुआ। 1763 ईस्वी में युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ पे देखिए 1763 में ही संधि हुआ। अब बात करते हैं कुछ विशेषताओं की। तो विशेषता देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध का विशेषता की बात करें तो इसी के दौरान जो है वो सेंट थॉम का युद्ध होता है और ये कब होता है? तो 1748 में। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध का बात करें तो इसमें जो है वो अंबूर का युद्ध होता है और तीसरी कर्नाटक युद्ध का बात करें तो इसमें वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था और फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेज का जो नेतृत्व है वो सर आयरकुट कर रहे थे, वहीं फ्रेंच का जो नेतृत्व है वो काउंट लाली के द्वारा किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो यूरोपीय कंपनी का आगमन था उसका कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।